Hi everyone. Hope you're doing good. Okay. So let us revise कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है इस चैप्टर में. सबसे पहला देखा था हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. मीनिंग में दो प्रकार के थे, ट्रेडिशनल मीनिंग एंड मॉडर्न मीनिंग. फिर देखा था हमने नेचर ऑफ पॉवर्टी विच वॉज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. उसके बाद हम गए थे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी पे, है ना. एचडीएफसी में माल नहीं है, इसीलिए कंट्री में पॉवर्टी है. एचडीएफसी माल पॉवर्ट. उसके बाद हमने शुरू किया था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में हमने हिस्टोरिकल रीजंस देख लिए थे, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी देख लिया था, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे चल रहे थे, तो उसी इकोनॉमिक फैक्टर्स को आज हमें कंटिन्यू करना है. ओके, चलिए. सो लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन. रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस. ओके, मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर उनका भाव बढ़ जाता है तो इट लीड्स टू पॉवर्टी. कैसे, उसको हम समझेंगे. सी दैट ड्यू टू वॉर, ड्राउट, लो नेशनल प्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, increase in production cost, price of goods and services rises rapidly. अब लॉजिक को समझो कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ अगर वॉर कर लिया है तो वॉर में क्या होगा, आपका सारा ध्यान बॉर्डर की तरफ होगा, विच मीन्स दैट आपकी कंट्री में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसके वर्कर्स को इंडस्ट्री में नहीं बुलाया जाएगा, उनको छुट्टी पे रखा जाएगा, क्योंकि वॉर चल रहा है और वो ऐसे जोन्स में है जो बॉर्डर के काफी नजदीक है, तो वहां प्रोडक्शन वगैरह पे अपने ध्यान नहीं दे पाएंगे. एट द सेम टाइम, इवन इफ यू आर अवे फ्रॉम द बॉर्डर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट ब्लैकआउट. ऐसा भी होता है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने बंद करके रखा हुआ है, कर्फ्यू है हर जगह, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, क्योंकि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है. सो प्रोडक्शन ऑफ लेबरर्स इज गोइंग टू गो डाउन, प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू गो डाउन, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू वर्क ड्यूरिंग सच अ वॉर सिचुएशन. ओके, सो नेशनल प्रोडक्शन आपका कम होगा. दूसरा एक लॉजिक ये भी है कि गवर्नमेंट का सारा ध्यान वॉर पे है, मतलब सारा खर्चा किस पे हो रहा है, वॉर पे हो रहा है. And as a result of that, government is not putting its money to develop the industrial sector, क्योंकि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए पैसा होना चाहिए. सारा पैसा लगा कहाँ दिया, उस वॉर पे, उस वॉर को जीतने में. क्योंकि एक वॉर जब चालू होता है ना, तो कितना परचेजिंग पावर वो एक कंट्री का एब्सॉर्ब कर लेता है, वो उसी कंट्री को एहसास होता है, और तभी एहसास होता है जब वॉर चल रहा होता है. Massive introduction of money is required during a war to win a war. ठीक है, सो वॉर के टाइम पे प्रोडक्शन कम होगा. साथ ही साथ लोग समझ नहीं रहे, उनको तो चीजें अभी के अभी चाहिए. सो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग, द सप्लाई हैज गॉन डाउन ड्यू टू लो प्रोडक्शन. अब इस सिचुएशन में आप इवेल्युएट करो, कंक्लूजन क्या निकलेगा, डिमांड इज मोर, supply is less, so definitely the goods are going to be expensive. Prices of goods and services are going to rise, which is not good for the poor people, middle class people, lower middle class people. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. This reduces purchasing power. आपका purchasing power है वो reduce हो जाएगा. अब purchasing power reduce होगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो इज गोइंग टू गो डाउन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द पॉवर्टी इज गोइंग टू राइज. पॉवर्टी वापस खड़ी हो जाएगी, जिसको हम बिठा चुके थे, सुलाने की प्रोसेस में थे, खत्म करने की प्रोसेस में थे, वो वापस जाग जाएगी. अंडरस्टूड. सो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज्ड, लेकिन इसमें फायदा किसका होगा वो भी देखो. दिस राइज इन प्राइस विल बेनिफिट द बिजनेसमैन एंड बिग फार्मर्स, लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द
सोसाइटी, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला प्राइस राइज तो ये पॉवर्टी में कैसे बदलेगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर प्राइस राइज होगा तो अच्छा है ना, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, बिजनेसमैन ज्यादा कमाएंगे। अरे वही तो प्रॉब्लम है कि बिजनेसमैन ज्यादा कमाएंगे, उस गरीब वर्कर का क्या जो बेचारा जॉब लेके बैठा हुआ है, उसकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है लेकिन उसका खर्चा बढ़ रहा है। सो जब ये सिचुएशन अराइज होगी तो होगा क्या कि रिच आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज फ्रॉम द पुअर। पुअर के पास जो भी था एक एक करके धीरे धीरे करके रिच उसको लेके जाएगा। सो रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। सो पॉवर्टी इज गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेजिंग पावर। ओके, अंडरस्टूड द कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, क्योंकि किसी के पास काम नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, क्या होगा, द पॉवर्टी इज गोइंग टू राइज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क एंड व्हेन देयर इज नो वर्क देयर इज नो इनकम विच विल लीड टू पॉवर्टी। सीधी सी बात है। चलिए तो देखते हैं हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है। मेजर पार्ट ऑफ रूरल इंडिया मतलब गांव, विलेजेस, क्या लिखा है, इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो वी ऑल नो दैट इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज हैं उसमें कितनी भारी मात्रा में पॉपुलेशन रहता है। मींस इन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया people are dependent on agricultural activities. This agriculture is dependent on monsoon and we know monsoon season comes only once in a year. So पूरे साल में हम एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते हैं। Only one crop in a year can be grown on a single piece of land because India is not having sufficient irrigation facilities. Okay? So इससे क्या होगा, there exists seasonal unemployment. ओके मतलब एक सीजन में मेरे पास काम है, दूसरी सीजन में मेरे पास काम नहीं है, तो जिस सीजन में मेरे पास काम नहीं है तब मैं क्या हूं, अनएम्प्लॉयड हूं। लेकिन कौन सा अनएम्प्लॉयड, सीजनल अनएम्प्लॉयड। स्पेसिफिक सीजन में ही मेरे पास काम है, बाकी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं दूसरी दो सीजन्स के लिए क्या हो जाऊंगा, सीजनली अनएम्प्लॉयड अगर मैं फार्मर हूं तो। और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पैसा न होना, पैसा नहीं आना, विच लीड्स टू व्हाट बेटा, पॉवर्टी ओनली, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दे धनाधन बढ़ रहा है। देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। और इंडिया के केस में तो आप देख ही सकते हैं दैट द पॉपुलेशन इज राइजिंग एट सच अ रैपिड पेस। फिर देखो क्या लिखा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज इन बर्डन ऑन एग्रीकल्चर, है ना। खाली पॉपुलेशन अकेला जवाबदार नहीं है, ये पॉपुलेशन साथ साथ रहता है। मतलब फैमिली की साइज 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। और ये सारी फैमिली कौन सा बिजनेस कर रही है, फैमिली बिजनेस कर रही है, जो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो बर्डन ऑन लैंड इज गोइंग टू राइज। और जब ये होगा कि एक फार्म पे पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अब उसी फार्म पे 4, 8, 16, तो बर्डन ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज गोइंग टू राइज। उतनी वहां पर जरूरत ही नहीं है लोगों की, और वो लोग काम करते हुए दिखाई देंगे लेकिन असल में वो काम कर नहीं रहे, क्योंकि आउटपुट तो पहले भी उतना ही था। 2 लोगों में जितना था उतना ही 4 में होगा, उतना ही 8 में होगा, क्योंकि जमीन का टुकड़ा तो सेम ही है ना। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बुलाते थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आदमी काम करता हुआ दिखता है लेकिन असल में वो कोई काम कर नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके होने से या ना होने से प्रोडक्टिविटी पे कोई चेंज आता नहीं है। So when the output is going to remain the same and the output is going to generate a return, this return was divided earlier between 2 people. Now the same return is divided amongst 8 and 16 people. What is going to happen? Per person consumption is going to be less. और इसी को हम पॉवर्टी बोलते हैं ना, कि जहां इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन खर्चा बढ़ रहा है।
ओके, चलिए फिर आगे क्या लिखा है, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एलाइड इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। आप खाली एग्रीकल्चर करते रहोगे तो कैसे चलेगा, उससे जुड़ी हुई दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए हमें दूसरी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को भी स्टार्ट करना चाहिए, वो हम स्टार्ट कर नहीं रहे, तो झक मार के लोगों को क्या करना पड़ रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लैंड चाहिए, और लैंड की साइज चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ओवरऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज द सेम, बल्कि वो लैंड का साइज धीरे धीरे अनअवेलेबल हो रहा है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, क्योंकि अब उस पे बिल्डिंगें बन रही हैं, अब उस पे रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, अलग अलग पार्क्स बन रहे हैं, शहर एक्सपांड हो रहे हैं। सो एग्रीकल्चरल लैंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। ये समस्या है, फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स लीड टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जब रिसोर्सेज नहीं होंगे, ऊपर से लोग क्या है, इलिटरेट है, उनकी मोबिलिटी कम है, हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, दिस विल लीड टू हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट जहां होगा वहां पॉवर्टी को आनाज होगा, क्योंकि पॉवर्टी को हटाना है तो पैसा चाहिए, पैसे कमाने के लिए आपको काम चाहिए, और काम मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट, और आपकी कंट्री में क्या बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो कैसे चलेगा। सो पॉवर्टी तो बढ़ के रहेगी। सो दिस इज अ रीजन ऑफ पॉवर्टी, इसीलिए कहां शामिल हुआ, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में इसका हमने समावेश किया है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल रीजंस है ना, सो हिस्टोरिकल रीजंस हो गए, कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी हो गया, इकोनॉमिक रीजंस हो गए, अब हम किस पे जा रहे हैं, सोशल रीजंस पे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इस सोसाइटी के कुछ कायदे कानून है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज इन पॉवर्टी। ओके, लेट अस सी दैट। पहला, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर एजुकेशन को हम सोशल रीजन थोड़ी ना बोल सकते हैं, सोशल रीजन ही बोलने का इसको, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये तीनों किसका हिस्सा है, अपनी सोसाइटी का हिस्सा है, सोशल रीजंस में ये इसीलिए आ रहा है। ओके ओके, सो नाउ लो लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या लिखा है, लेट अस सी दैट। स्केर्सिटी ऑफ एजुकेशन, पढ़ना ध्यान से, स्केर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, लो लेवल ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज prevents from use of new technologies in agriculture, new systems, research and benefit of market for sale। ये सारे benefits किसी uneducated mind को मिलने वाले नहीं है, जो educated होगा, जिसमें वो skills होंगे, जो ये चीज को adopt करने के लिए तैयार होगा, उसको मौका मिलेगा to earn income। But in India, you know the level of illiteracy, द लैक ऑफ एजुकेशन, और जिसको एजुकेशन मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो एजुकेशन सिस्टम पे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पहले वाले आंसर में, वही चीज यहाँ पे वापस रिपीट हो रही है कि ना होगा एजुकेशन, ना होगा ट्रेनिंग, तो नहीं आएंगे आप में स्किल्स, और जब स्किल्स नहीं होंगे तो कोई नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए आप तैयार ही नहीं होंगे। तो देखो लिखा है, बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, ये कई लोग के सामने क्वेश्चन होता है जिसका इनके पास कोई आंसर नहीं है। जैसे आप लोग ही देख लो, आपको अगर मैं बोलूं या कोई भी दूसरा फैमिली मेंबर बोले, कोई दूसरा टीचर बोले, आपके फ्रेंड्स बोले कि आपको अपने 12th स्टैंडर्ड में 90% प्लस मार्क्स लाने हैं, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? वेरी फ्यू पीपल। बोले ये तो कोई चैलेंज हुआ, हमें नहीं लाना परसेंटेज, हमें नहीं पढ़ना है इतना ज्यादा, हमें नहीं कहलाना है स्कॉलर। स्कॉलर तो मतलब सारा गाली बन गया आजकल के दिनों में। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, ये टारगेट दूं कि आप हर महीने 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर सको
ऐसे काबिल बनो, तो इसमें तुरंत आपको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इंटरेस्ट आने से कुछ नहीं होगा, रास्ता भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना, विच विल लीड टू योर गोल। मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो कि उनकी इनकम उनके स्किल्स से जुड़ी हुई है। स्किल ट्रेनिंग पे डिपेंडेंट है, ट्रेनिंग और एजुकेशन साथ साथ चलते हैं। एंड बाय एजुकेशन आई डोंट मीन ओनली एकेडमिक्स। एजुकेशन किसी भी चीज का हो सकता है, आउटसाइड द बुक्स भी होता है। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना मार्केट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ભણેલા અને ગણેલા બંને હોવું જરૂરી છે। सो बोथ द स्किल्स आर रिक्वायर्ड, और ये स्किल्स अगर आप में आ जाते हैं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एजुकेशन, देन यू हैव नो पॉवर्टी अराउंड यू, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढते हुए आएगी तो इनकम अपने आप फॉलो होगी उसी अपॉर्चुनिटी से। लेकिन अफसोस इंडिया में ये जो पॉजिटिव चेन है वो बनी ही नहीं है, तो एक नेगेटिव चेन बनी। कौन सी? नो एजुकेशन, नो ट्रेनिंग, नो स्किल्स, नो अपॉर्चुनिटी, नो एम्प्लॉयमेंट, नो इनकम, सो फुल पॉवर्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो ये देखो, आई हैव डन नथिंग प्रोडक्टिव ऑल डे, और मेजोरिटी अपना भी टाइम अनप्रोडक्टिव चीजों में ही इन्वेस्ट हो रहा है। वो वहां गेम बना के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और यहाँ पे हम गेम खेल के जो करोड़ों रुपया हम कमा सकते थे उसको लात मार रहे हैं, अपना टाइम उस गेम में वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। और ये डेवलप कंट्रीज भी जानबूझ के ऐसी सारी गेम्स बनाती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको ये पकड़ा देते हैं कि तुम ये गेम खेलते रहो, तुम्हारे खेलने से दो चीजें हमको अचीव होंगी। एक, हमारा कंट्री अमीर होगा, दूसरा तुम्हारा कंट्री गरीब का गरीब ही रहेगा। तो इस रेस में हम आपसे आगे निकल जाएंगे। सो प्रोडक्टिविटी इज अ मस्ट, फिर चाहे वो स्टूडेंट की हो, एक टीचर की हो, एक फार्मर की हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, प्रोडक्टिविटी शुड बी द मैक्सिमम। और इसको मैक्सिमम पे कैसे लेके जाना ये अभी तक हमको मालूम पड़ा नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है ये पॉइंट। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। लो इनकम ऑफ फार्मर्स, लेस अपॉर्चुनिटीज इन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, वेज लेवल रिमेन्स लो एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस। तो यही तो चेन अभी मैंने समझाई आपको, क्या कि ना होगा एजुकेशन, ना होगा ट्रेनिंग, ना आएंगे स्किल्स, ना बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी, ना बढ़ेगी इनकम, तो आपकी जेब खाली की खाली रहेगी, एंड यू विल रिमेन पुअर। अंडरस्टूड? सो पॉवर्टी का एक ये भी कारण है कि पब्लिक में एजुकेशनल अवेयरनेस नहीं है, सरस्वती उन तक नहीं पहुंच रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लक्ष्मी भी उनसे दूर भाग रही है। तो पॉवर्टी बढ़ेगी, इसको तुम रोक नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल तुमने इस चेन को तोड़ा। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, अरे बहुत बड़ा मुद्दा है ये, डेवलपिंग कंट्रीज में भी और डेवलप कंट्रीज में भी। अभी जितनी फीमेल सुन रही हैं, सुनो, आप लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं विथ मेल्स कि हमको पावर चाहिए, हमको इक्वल स्टेटस चाहिए, हमको भी इक्वल ट्रस्ट चाहिए पेरेंट्स का, हमको भी इक्वल फ्रीडम चाहिए जितना बॉयज को मिल रहा है। एडवर्टीजमेंट भी बनी है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। और ये चीजें आपके दिमाग में घर कर गई हैं। अगर ये घर करी है तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूं जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए, इन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी? मेल एंड फीमेल आर ट्रीटेड डिफरेंटली in every society. Males are always given more powers, more freedom as compared to females. Males ज्यादा कमाते, फीमेल्स कम कमाती, क्योंकि मेल्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, फीमेल्स के पास कम अपॉर्चुनिटी है। और इस बात की कंप्लेंट फीमेल्स को काफी टाइम से है। सोसाइटी में ऐसा इम्बैलेंस होना देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये अपनी पॉवर्टी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? Let us see that. Society cares less about health of females. Women face malnourishment, low weight and weakness, है ना? क्योंकि हम लोग औरतों की सेहत का,
उनकी इज्जत का, उनकी अपॉर्चुनिटीज का, उनके लिए काम ढूंढना, इन सब चीजों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देते नहीं है। क्योंकि हम क्या मानते हैं, फीमेल मतलब घर काम, रसोई अच्छी आनी चाहिए तुमको, घर का काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक फीमेल को सिखलाई जाती हैं, लेकिन अफसोस ये मेल्स को सिखलाया नहीं जाता। और इस कारण से ही देयर इज इनइक्वालिटी फीडेड इन द माइंड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, जो गलत है। चलिए फिर आगे देखते हैं। हाई मैटरनल मोर्टालिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अच्छा, हमने इन्फंट मोर्टालिटी सुना था, ये मैटरनल मोर्टालिटी क्या होता है? तो इन्फंट मोर्टालिटी क्या था? बच्चा 1 साल का हो, उससे पहले चल बसे तो इन्फंट हैज बिकम मॉडल। लेकिन उसी बच्चे को जन्म देते देते अगर उसकी मां मर जाए तो it is counted under maternal mortality rate. If the mother dies in the process of giving birth to a child, that particular female will be counted under maternal mortality. जो इंडिया के केस में, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के केस में काफी हाई है। और जो मां है अगर उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, वो कमजोर है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके बच्चे को भी होंगे। Because a healthy mother can give birth to a healthy child. देखना, कुछ बच्चे मन के सच्चे, भगवान का रूप, जो बोलना चाहो वो, एकदम गोल मटोल होते हैं, हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि आहा मजा आ गया, क्योंकि उनकी मदर ने जब वो प्रेग्नेंट थी तब से अच्छा अच्छा खाना खाया है, अपनी सेहत का ध्यान रखा है, तो वो एक अच्छे हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाती है। अंडरस्टूड? सो जेंडर इनइक्वालिटी अगर होगी तो ये प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन इक्वालिटी होगी, उनका भी हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। वर्क एलोकेशन इज डन सच दैट वुमेन आर मेंट टू डू हाउस होल्ड वर्क। घर काम महिलाओं का काम है, मर्दों का काम नहीं है, ऐसा हमको सिखलाया जाता है। दिस रिजल्ट्स इनटू लेस एजुकेशन and less economic opportunities. Now there are families who have to select कि अपने बेटे को पढ़ाए कि बेटी को पढ़ाए, क्योंकि उनके पास इनकम लिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है, उतना पैसा ही नहीं है कि वो दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके। तो ये फैमिली क्या डिसीजन लेगा? सोचो, हर फैमिली नॉर्मली यही डिसीजन लेता है कि जो लड़का है उसको पढ़ाओ, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको तो पैसा कमाने का है, बाहर जाके मेहनत करना है, फैमिली के लिए इनकम अर्नर बनना है, ब्रेड विनर बनना है उसको। और फीमेल को क्या बोला जाता है? तुम बेटा घर काम सीख लो ना। एक अच्छा घर काम करने वाली वाइफ हर हस्बैंड को चाहिए, और किसी अमीर लड़के से शादी कर लेना, तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी जीत हो गई, ऐसा फीमेल्स को सिखलाया जाता है। और फिर होता क्या है, जिस लड़के को उन्होंने स्कूल में भेजा वो वहां गुंडागर्दी करता है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है ना, आवारागर्दी करता है, दूसरी लड़कियों को छेड़ता है ना, सब गंदा काम ये लड़के लोग ही करते हैं। फिर रिजल्ट नहीं आता, बेचारा फेल होता है, फिर डोनेशन देके कैसे भी करके उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा देते हैं, ऑफ कोर्स स्कूल क्लियर करने के बाद। ओके, और फिर जाके उसको इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, एमबीए जो भी है वो बनवा के मार्केट में रख देते हैं। वो बेचारा पूरी जिंदगी वही काम करता रहता है जो उसको करना नहीं होता है। और यहाँ फीमेल, उसको स्कूल भेजा होता तो बेचारी पढ़ने में इंटरेस्ट देती और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आती, शायद वो एक डॉक्टर बनती, एक इंजीनियर बनती, एमबीए करती, सीए करती, सीएस करती, कितने सारे ऑप्शंस थे उसके पास, क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट था। और ये बच्चे को अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी करा दिया होता ना तो उसको चल जाता, लड़के को, क्योंकि उसका काम ही वही था, रखड़ पट्टी करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अलग अलग इवेंट्स करना, पार्टीज करना, वो उसमें अच्छा करियर बनाता, बच्ची एक अच्छी फील्ड में अपना करियर बनाती। तो सिलेक्शन शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। पॉइंट मेरा वो है, जो जो काम करने में काबिल है उसको वही काम करवाओ, जेंडर के बेसिस पर डिसाइड मत करो। ठीक है, चलिए फिर
एट वर्क प्लेस फीमेल्स आर पेड लेस देन मेल्स। इनको काम उतना ही करवाया जाता है लेकिन मेल से पगार थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, रीजन ये उन कॉर्पोरेट्स को ही पूछना पड़ेगा, ओके, कि आप फीमेल्स को कम पैसा क्यों देते हैं और मेल्स को ज्यादा पैसा क्यों देते हैं। ओके, फिर ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू लो फैमिली इनकम एंड राइज इन पॉवर्टी। अब आप सोचो, आपके घर में मम्मी है, पापा है, आप हैं, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन जो है वो, मे भी दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं। टोटल घर में 6 लोग हैं। ये 6 के 6 लोग का बर्डन किसी एक पे आता है। इससे बेटर क्या होता, ये बर्डन अगर शेयर हो जाता बिटवीन 2 पीपल, योर मदर एंड फादर बोथ वुड बी वर्किंग, बोथ वुड बी अर्निंग अ डिसेंट इनकम, सो फैमिली की इनकम बढ़ती, पॉवर्टी आपको टच भी नहीं कर सकती थी। अभी आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे, सर हमारे तो पापा ही उतना कमा लेते हैं कि मम्मी को कमाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मम्मी को आपने पूछा कि आपको घर काम करके खुशी मिलती है? क्या आपने यही सिलेक्ट किया था अपना करियर कि मुझे हाउसवाइफ बनना है? द आंसर वुड बी नो। इवन शी हैड सम हिडन टैलेंट्स which she is not able to explore because of you। आपके लिए आपकी मम्मी ने सैक्रिफाइस कर दिया अपना करियर। और कई बार हम मम्मी को सुना देते हैं कि तमार तो करवानु શું હોય, તમે તો ઘરે જ છો આખો દિવસ। घर काम भी कोई काम होता है? अब एक बार करके देखना घर काम। अभी लॉकडाउन हुआ था ना, उसमें मैंने अपना घर काम किया था, सो आई नो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेंटेन अ हाउस। और ये काम डिवाइडेड था अमंग्स ऑल द फैमिली मेंबर्स इन माय हाउस, तब भी मुझे टफ लग रहा था। तो वो तो सिंगल हैंडेडली घर का पूरा काम कर लेती है, लेकिन ये उसने अपना करियर नहीं चुना था। उसको भी हक है इक्वल अपॉर्चुनिटीज का अपना करियर बनाने का। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको अभी हम फील करेंगे ऑन योर स्क्रीन। Tale of two girls. Maritas and Christina are both 9. Every day they go to primary school together from their rural village. After school, Maritas plays with her brother and does her homework with her mother, who's a teacher. Christina looks after her 3 siblings and helps out in the fields. When they're 12, their lives go in radically different directions. Christina's mother dies giving birth at home to her 5th child. Her father quickly remarries. Maternal mortality. Christina is forced to marry a man 3 times her age, while Maritas goes on to secondary school. Christina gets pregnant at 13 and contracts HIV from her violent husband. She's ostracized by her community, but can't escape. When Maritas gets her first boyfriend at 16, her mother takes her to the family planning clinic. She receives sex education and contraception. When she finishes school, she trains as a doctor. By this time, Christina already has 4 children. She struggles to feed them and doesn't have the money to send them to school. Housewife. Maritas is able to decide for herself. She has 3 children over the next 10 years and is able to go back to work. She's able to contribute to her own family and the wider community. Christina's life could have been like that too, if she'd been able to decide for herself. So, इस वीडियो से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that if we treat females equally, then the output is going to be completely different. कहां वो बच्ची जिसकी शादी 12 साल में करवाई गई, 13 साल में वो प्रेग्नेंट हो गई, 3-4 बच्चों की मां बन गई, उसको HIV हो गया अपने हस्बैंड से। ऑल दीज थिंग्स वर नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन।
और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक महिला को जब हमने पढ़ाया लिखाया तो उसने ना ही खाली अपनी फैमिली का ध्यान रखा बल्कि सोसाइटी को भी सर्विस देने में उसने कभी ना नहीं बोला। सो फीमेल एजुकेशन, फीमेल अपॉर्चुनिटीज, फीमेल का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें इक्वल स्टेटस देना, ये अपनी सोसाइटी के लिए ही बेटर होगा। इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी इज अ रीजन ऑफ पॉवर्टी। हम दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, इसीलिए पॉवर्टी फैल रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अदर रीजंस, ओके, सो हिस्टोरिकल रीजंस हो गए, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी हो गया, सोशल रीजंस हो गए, इकोनॉमिक रीजंस हो गए, अब बचा अदर रीजंस। तो जो इन सब में नहीं आया वो एक मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। चलिए, वॉर, ओके, India fought two major wars with neighboring countries Pakistan and China. So we know that एक पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ था जो हम जीते थे, ये उसके सरेंडर की एक मेमोरी है। पाकिस्तान सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद चाइना के साथ भी हमारा वॉर हुआ था। अभी भी माहौल ऐसा है कि कभी भी वॉर हो सकता है। न्यूज चैनल्स वगैरह आप देख ही रहे होंगे, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे रफेल आने से हम ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि इंडिया में बैठे बैठे हम चाइना के साथ एयरबेस है उसको एक झटके में उड़ा सकते हैं। कुछ मिनटों में ही 7 एयरबेस चाइना के हम खत्म कर सकते हैं। चाइना को खाली पहल करने की जरूरत है और उन्होंने पहल नहीं करी तो अब इंडिया वैसा सीधा तो रहा नहीं है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे। जिस दिन मौका मिला और हमें लगा कि चाइना अब हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता, हम भी अटैक कर सकते हैं, एक वॉर सिचुएशन अराइज हो सकती है। और इस बार हमारा पलड़ा भारी है। नॉट लाइक द अदर टाइम ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू, इंडिया वॉज अ वीक नेशन ऑन द बॉर्डर फ्रंट। नाउ इट इज नॉट, इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो ये तो हो गई जीतने हारने की बात, लेकिन इसका हमारी पॉवर्टी के साथ क्या संबंध है, ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल वॉर लीड टू पॉवर्टी। तो देखो आगे, ड्यूरिंग वॉर एक्सपेंडिचर इज डन ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ आर्म्स एम्यूनिशंस which reduces expenditure on producing basic goods and services। मतलब हम आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे ज्यादा खर्चा करेंगे, वॉर जीतने के लिए खर्चा करेंगे, और जब ये खर्चा बढ़ जाएगा तो हम जो रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा, सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा, भाव बढ़ेगा। हमने लॉजिक अभी देखा पहले वाले पॉइंट में। ओके, वही चीज यहां रिपीट हुई है। फिर ड्यू टू फियर ऑफ स्केर्सिटी ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, अब मान लो वॉर सिचुएशन चल रहा है, कोरोना भी वॉर सिचुएशन जैसा ही है। ओके, कर्फ्यू जैसा ही था। कितने हम पैनिक हो गए थे उस दिन जब नरेंद्र मोदी जी ने न्यूज चैनल पे आके अनाउंस किया आज रात 12 बजे के बाद कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलेगा, लॉकडाउन हो जाएगा। तो देखा होगा आपने 8 बजे ये न्यूज आई थी। ओके, और 8 बजे के बाद 8:30 तक मार्केट पूरे भर चुके थे, लोग पैनिक कर गए थे कि हमें जरूरत की चीजें भी मिलने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा तो था नहीं, है ना। नेसेसरी गुड्स वेर अवेलेबल इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो पब्लिक ने पैनिक कर दिया, पैनिक में अचानक मार्केट से बाहर गए, लूटपाट मचाई, अचानक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड उन्होंने बढ़ा ली और दे धनाधन अंडशंड बिहेव किया। यही चीज होती है ड्यूरिंग वॉर ऑल्सो, क्योंकि हमें क्वेश्चन है कि भविष्य में ये गुड्स हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो चलो आज ही इन सारे गुड्स पे टूट पड़ो। ओके, फिर लिखा है पीपल होर्ड एंड स्टोर गुड्स। लोग खाली आज की जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं, तो वो गुड्स को होर्ड करेंगे। मार्केट में उथल पुथल मच जाएगी और ये इतना सारा सामान लेके आएंगे जो खाली आज के लिए नहीं है, भविष्य के लिए भी है। तो दे विल होर्ड द गुड्स, और जब ऐसा होगा तब डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी तो प्राइसेस भी तो बढ़ेंगी ना। डिमांड राइज एंड सप्लाई इज नॉट राइजिंग, सो डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन सप्लाई, रिजल्टिंग इनटू अ सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी में क्या होता है बेटा,
the price of goods and services is going to rise. Okay? उसके बाद process of economic development slows down, leading to increase in poverty. है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी और अपने आप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, तो कंट्री में क्या फैलेगा? पॉवर्टी फैलेगी ना. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सर ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है? वॉर मतलब डिफेंस करना और डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब वॉर के टाइम पे होता है यूज. नो, बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली डिफरेंट. अंडरस्टैंड हाउ. वॉर है ना, उस पे जो खर्चा होगा वो जब हमने अनाउंस कर दिया, है ना, ऐलान जंग, तब जो खर्चा हुआ दैट इज वॉर एक्सपेंडिचर. डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब क्या? वॉर अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को अच्छे से प्रोटेक्ट एडवांस में करना है, और वो एडवांस में हम सारा खर्चा आर्म्स एंड एम्युनिशंस पे कर रहे हैं. तो दैट इज कंसिडर्ड एज विच एक्सपेंडिचर? डिफेंस एक्सपेंडिचर. ओके, एक है ड्यूरिंग द वॉर और दूसरा है बिफोर द वॉर एज अ प्रिकॉशनरी ऑब्जेक्टिव. ओके, सो लेट अस सी कि उसमें क्या आता है. टू मेक सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर, expenses on modern missiles, fighter planes, tanks and submarines have increased rapidly. So आप देख सकते हैं अलग अलग मशीन गन्स हैं, ओके, अलग अलग टैंकर्स हैं, अलग अलग सबमरीन्स हैं, फाइटर प्लेन्स है. फाइटर प्लेन्स में देखो लगी हुई है मिसाइल्स. All these things are required to protect the geographical boundaries of any nation. Okay? इन सब पे हम खर्चा कर रहे हैं. आपको जान के अच्छा लगेगा, इंडिया इज नाउ रैंक 3 इन द टॉप मोस्ट कंट्रीज इनकरिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर. सबसे पहले यूएसए है, उसके बाद चाइना है और उसके बाद इंडिया है. सो वी आर इनकरिंग लॉट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा है. और इसीलिए कोई भी कंट्री हमारे साथ अभी चूचा नहीं कर रहा है, वरना हम चूचा करेंगे तो बेटा भारी पड़ जाएगा. तुम्हारी आने वाली नस्ल चूचा नहीं कर पाएगी. इतना अभी हमारा पावर हो चुका है आफ्टर इनकरिंग सो मच ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर. क्योंकि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस पहले हम रोकेंगे, साथ ही साथ हम इंटरनली तो काम कर ही रहे हैं. इंटरनल डिस्टर्बेंस तभी नहीं आएगा जब बाहर वाले विदेशी ताकतें, उनका कोई हाथ नहीं होगा अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में. ठीक है, एक हिसाब से डिफेंस एक्सपेंडिचर करना अच्छा है, लेकिन इट विल लीड टू पॉवर्टी. हाउ? क्योंकि ये जितना भी खर्चा है ना, सारा का सारा क्या है? नॉन डेवलपमेंटल खर्चा है. अब सोचो, आपने मशीन गन खरीद ली, टैंकर खरीद लिया, सबमरीन खरीद ली, ये फाइटर प्लेन्स खरीद लिए, मिसाइल खरीद लिया, लेकिन सारे ये सब यूज कब होगा? जब वॉर होगा तब. और आप तो जानते ही हैं कि आज की दुनिया में वॉर करना कोई इजी काम नहीं है. इट इज नॉट अ वन डे कॉल कि आज मेरे को लगा आज तो चाइना को उड़ा देते हैं तो चलो उड़ा दो. ऐसा नहीं होता. इंटरनेशनली बहुत सारी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है, वरना चाइना, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट नेशन इन इनकरिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, वुड हैव अटैक्ड अस सो लॉन्ग बैक. वो क्यों नहीं कर पाया? हम भी उसको अटैक या वॉर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? द रीजन इज देयर आर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स which all countries have signed कि हम बगैर कारण किसी के साथ वॉर नहीं करेंगे, पहला अटैक हम नहीं करेंगे, हम शांति से सूझबूझ के टेबल पे बैठ के हम बात करेंगे. यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, नेशंस हैव टू बी यूनाइटेड. ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है. हाँ, लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, वी हैव फुल फ्रीडम to protect our geographical boundary and attack the opposite nation, which India has started now. Okay, so non-developmental खर्चा है अपने लिए, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई बढ़ावा लाता नहीं है. As a result of that, economic development process will become slow and this will lead to poverty. और आप खुद सोचो ना कि ये सारा पैसा अगर हमने किसी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में लगाया होता तो कितनी नौकरियां जनरेट होती, कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने लोगों की इनकम बढ़ती और देश पॉवर्टी के हथकंडों से
बाहर आ जाती. We would have easily come out of the clutches of poverty by incurring expenditure on productive purposes, economic development purposes, rather than incurring so much of expenditure on defense equipments. ठीक है. So एक एंगल ये है कि डिफेंस इक्विपमेंट में खर्चा करोगे, नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर है, तो उससे पॉवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कोई योगदान नहीं दे रहा है. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. डिफेक्टिव पॉलिसीज. ओके, अपनी पॉलिसीज डिफेक्टिव हैं ऐसा हमको लग रहा है. तो ये कौन सी पॉलिसीज है? गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिनका हमने टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं किया, और डिफेक्टिव पॉलिसी होने के कारण से अपनी कंट्री में पॉवर्टी बढ़ रही है. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर. फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रायोरिटी, टारगेटिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड ग्रोथ. सो वी नो दैट बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज जो ज्यादा मशीन्स यूज कर रही थी, ऐसी इंडस्ट्रीज हमने शुरू करी क्योंकि हमें हमारी कंट्री में रैपिड ग्रोथ चाहिए था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था, फटाफट आगे बढ़ना था. ठीक है, लेकिन ये गलत हुआ. क्यों गलत हुआ? देखो आगे. दिस पॉलिसी इग्नोर्ड वास्ट पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. इन सब पे जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट था, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, तो अपनी पॉलिसी क्या हो गई? डिफेक्टिव हो गई. डिफेक्टिव पॉलिसी के कारण लोगों को काम नहीं मिला, वो बेरोजगार रहे, उनको इनकम नहीं मिली, तो पॉवर्टी फैली. ओके, फिर वेरियस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, दे लैक्ड कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन. अब ये कौन सी स्कीम्स थी, वो सब हम मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी में देखेंगे. लेकिन ये सारी स्कीम बोलते हैं ना, सही में स्कीम ही थी लोगों को बेवकूफ बनाने की. वो डिटेल में तो तब देखेंगे ही. फिलहाल इतना समझ लो कि स्कीम लॉन्च हुई वो प्रॉपर नहीं थी, और जो प्रॉपर स्कीम्स थी वो कंटिन्यूअसली चली नहीं. दूसरी स्कीम्स के साथ उसका कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए था, वो भी नहीं बैठा, जिस कारण से जितना रोजगार जनरेट होना चाहिए था, जितनी पॉवर्टी कम होनी चाहिए थी, इन गवर्नमेंट स्कीम से जो टारगेट हमने रखा था वो हम अचीव नहीं कर पाए. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पॉवर्टी बिकेम वाइड स्प्रेड इन इंडिया. ओके, चलिए अब ये आंसर तो हो चुका. अब इसको लर्न कैसे करना है, तो उसके लिए है टेक्निक. ओके, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. सो जैसे ही मैं बोलूं कॉजेस, आपको क्या बोलने का? कॉजेस ऑफ पॉवर्टी वाज बिकॉज ऑफ हॉर्स. एक घोड़े के कारण पॉवर्टी हुई. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी? हॉर्स. H for historical reasons, O for other reasons. अब other reasons के सब पॉइंट्स के लिए एक और लाइन आएगी. देखो नीचे है others eyes. others मतलब दूसरों की आंखें are what? wide open. समझ में आ गया? इस हॉर्स को देख के others की आईज क्या हो गई? wide open. So other reasons में क्या है? wide. उसमें खाली W, I और D वही है. सो W फॉर वॉर, अभी देखा. I फॉर इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड D फॉर डिफेक्टिव पॉलिसीज. ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है? R रूरल पॉवर्टी. तो रूरल एरिया में क्या था? डॉन था. कौन था? डॉन, है ना? मैं हूं डॉन. सो रूरल एरिया में था डॉन, DON, लेकिन उसमें हम खाली D और N पे ही ध्यान देंगे. सो D फॉर डेमोग्राफिक फीचर्स, N फॉर नेचुरल कॉजेस. ओके, उसके बाद S फॉर सोशल रीजंस. तो ये सोसाइटी है ना, बहुत सारी चीजें हमको बताता है जो सही भी होती हैं और गलत भी होती है. और सोशल रीजंस वो हैं जिसने हमारी ले ली है. सो सोसाइटी ने हमारी ले ली. ब्रूस ली. ओके, सो सोसाइटी ने हमारी ले ली. ले ली में हमें खाली ली पे ध्यान देना है. ठीक है, इसीलिए फोटो भी किसका आया? ली का. LI, L फॉर लेवल ऑफ एजुकेशन, I फॉर इनइक्वालिटी इन जेंडर. ये भी हमने आज ही देखा. ओके, उसके बाद इकोनॉमिक रीजंस, है ना? पैसे. इकोनॉमिक रीजंस. इकोनॉमिक रीजंस ने हमको रुला दिया. पैसे हमारे पास थे नहीं, कंट्री में पॉवर्टी है,
तो हमने रोना शुरू कर दिया इकोनॉमिकली। सो इकोनॉमिक रीजन से हमको रुलाहा दिया। रुलाहा का स्पेलिंग क्या आएगा? RULAH। ओके, रुलाहा। सो R फॉर रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, U फॉर unequal distribution of land and property, L for less development of SSI and cottage industries, A for agricultural productivity per labor is down, and H for high rate of unemployment. Okay, understood? So ये आपका पूरा आंसर हो गया, उसके सारे पॉइंट्स हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट, रैपिड फायर। Causes of poverty was because of a horse, HORSE. H for historical reasons, O for other reasons, R for rural poverty, S for social reasons, and E for economic reasons. Other reasons में statement क्या था? Others eyes are wide open. W war, I for increase in defense expenditure, D for defective policies. फिर क्या देखा था हमने? R rural poverty. तो रूरल एरिया में कौन था? डॉन। डी एन, डी फॉर डेमोग्राफिक फीचर्स, एन फॉर नेचुरल कॉजेस। उसके बाद एस सोशल रीजंस, तो सोसाइटी ने हमारी ले ली। एल फॉर लेवल ऑफ एजुकेशन, आई फॉर इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर, और उसके बाद इकोनॉमिक रीजंस ने हमको रुलाहा दिया, हमने रोना शुरू कर दिया। रुला, आर फॉर रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस, यू फॉर unequal distribution of income and property, L for less development of SSI and cottage industries, A for agricultural productivity per labor is down, and H for high rate of unemployment. Okay, understood? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।